हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी से लाइव आ जाएं, जुड़ते रहें एक बार। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो 1500 प्लस क्वेश्चन जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है माय डियर लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उप राज्यपाल। तो जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं इनके क्या होते हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ हो, चाहे आपका पांडिचेरी हो। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में इन पदों पर कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर और पांडिचेरी के अंदर। तो सबसे पहले पांडिचेरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे हैं जो आईपीएस हैं, किरण बेदी जी हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस पद के ऊपर। और अंडमान निकोबार के अंदर हैं जो एडमिरल हैं वो हैं DK जोशी। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिरल DK जोशी जी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पांडिचेरी के हैं आईपीएस किरण बेदी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। भाई आपका ये जो सेशन है ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें निर्धारित की गई है और राज्यसभा की 5 सीटें निर्धारित की गई है, जबकि विधानसभा की 5 सीटें हैं आपकी जबकि विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 हैं और लोकसभा की 10 हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल हमारे यहाँ से सदस्य चुन के जाते हैं तो वो कितने जाते हैं टोटल यहाँ पे? तो अगर MP की बात करें तो टोटल 15 MP जाते हैं, और अगर हम बात करें टोटल MLAs की तो 90 MLA जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से प्रयोग करता है इस शक्ति का राष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विधानसभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे इस समिति में। ठीक है, उसके बाद है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आया है, भाग 3 के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाग 3 में 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये आपका भारतीय संविधान का भाग 3 ही है जिसके अंदर आपके मौलिक अधिकार हैं, उसी के अंदर है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका अधिकार आता है तो ये आपका अधिकार आता है अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा तथा लोकसभा के अंदर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। देखो, लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्षता करता है उसका आर्टिकल है 118(4). ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? ये बातें हैं 118(4) के अंदर लिखी हुई। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? ठीक है, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? इसको बुलाता है भाई राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो संयुक्त अधिवेशन है, इस संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत इसको बुलाता है, आहूत करता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और एक समय में लोकसभा का अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो अनुपस्थित है, तो फिर कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और मान के चलो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उस तिथि के अंदर कौन करेगा? उस तिथि के अंदर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सभापति क्यों नहीं करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सोचने का बनता भी है। क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति इसलिए नहीं करेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वो राज्यसभा के सदन का सदस्य ही नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों कोई भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है,
संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, लेकिन सदन का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति ना सदन का सदस्य है ना ही संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा है एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, जितने बच्चे जुड़ गए हैं एक बार तो लाइक कर दिया करो साथ के साथ में, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। आगे देखो, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश कर सकती है राज्यसभा, ठीक है, सिफारिश कर सकती है, और उस सिफारिश को लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो माने या ना माने, ठीक है। ये मानना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि लोकसभा उसकी सिफारिश के ऊपर विचार करे, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है, यानी कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा कौन सा नहीं होगा, तो उनका जो भी निर्धारण होता है उनका परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि परिसीमन आयोग का गठन 1952 के अंदर किया गया था। इसकी पहली बैठक 1952 में हुई थी, दूसरी बैठक 1962 में, और तीसरी बैठक 1972 के अंदर हुई थी, और चौथी बैठक इसकी हुई थी 2002 में। उसके बाद परिसीमन आयोग नहीं बैठा है। अब जो परिसीमन आयोग बैठेगा वो 2026 के अंदर बैठेगा, ठीक है, 2026 के अंदर बैठेगा। 2001 के अंदर हुई थी। अगले 25 वर्षों के लिए इन्होंने क्या किया था, 2001 के बाद अगले 25 वर्षों तक परिसीमन आयोग नहीं बैठेगा, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था। और ये जो 2001 के अंदर जो परिसीमन आयोग ने ये सीटें निर्धारित की थी, ये 1971 की जनगणना के आधार पर की थी, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी ये सारी की सारी सीटें निर्धारित। उसके बाद अब नेक्स्ट कब बैठेगा? 2026 में, याद रखेंगे। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो मैं वर्तमान की अगर बात करूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पुराना है, वर्तमान की अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन 24 + 1 हो गया, ठीक है, तो 25 हो गई। तो वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है? 25 है, थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एडिटिंग नहीं की है ज़्यादा। तो अभी देखो, भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। आज मैं वर्तमान में बात नहीं करूँगा, पहले बात करूँगा 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर 2019 की अगर मैं बात करूँ, 31 अक्टूबर 2019 की बात करूँ, तो उस समय भारत के अंदर कितने राज्य थे? 28 राज्य थे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के अंदर राज्य कितने थे? 28 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर को और जो लद्दाख है इनको क्या कर दिया था? यूनियन टेरिटरीज बना दिया था, क्योंकि 7 तो पहले ही आपके थे केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश जो जोड़े थे वो एक जम्मू कश्मीर था और एक लद्दाख था, तो इसलिए 9 हो गए थे। और ये राज्य 28 क्यों हो गए थे? पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया था, इसीलिए 28 हो गए थे। लेकिन ये कब तक रहे? ये रहे भाई 26 जनवरी तक। कब तक रहे? 26 जनवरी 2020 तक रहे। अब 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ ऐसा? 26 जनवरी 2020 को देखो, मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। 26 जनवरी 2020 को जो आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, दमन दीव, ये जो 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। अब इनको इकट्ठा करने से क्या हो गया? देखो, इन दोनों को इकट्ठा करने से यानी कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने रह गए? 26 जनवरी के बाद 8 रह गए। और अगर हम बात करें राज्यों की, राज्य 28 ही हैं। तो अब मैं वर्तमान की बातें बताना चाहूँगा आपको। देखो, तो वर्तमान की बात बताने से दोबारा एक बार पहले बता देता हूँ भाई, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के अंदर क्या था? भारत के अंदर 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले, यानी कि 30 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को क्या हो गया? 31 अक्टूबर को राज्य तो हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9, ठीक है। फिर ये 26 जनवरी तक रहे। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी की मैं बात करूं तो 27 जनवरी से 8 तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं और 28 हमारे राज्य रह गए हैं। तो अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं, कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई? तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यदि कोई व्यक्ति, अगर आपने देखो इस क्वेश्चन का जवाब सुन के अगर आपका दिल के अंदर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है, अगर आपको कंटेंट रियल में अच्छा लगा है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो आप लाइव ज़्यादा हो और लाइक अभी तक हुए नहीं है, तो लाइक थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ में। चलो आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है भाई, समय ही समाप्त हो जाती है भारतीय नागरिकता, ठीक है। तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची है, उसके अंदर मिलता है आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के रिगार्डिंग जो भी वर्णन है, ठीक है। उसके बाद है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कब अंगीकृत किया, कब आत्माप्रीत किया, तो ये 26 नवंबर 1949 डेट याद रखेंगे। लेकिन संविधान को जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 था, ठीक है। उसके बाद हम सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी सबसे पहले, ठीक है। भारत में शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। उसके बाद है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ये भारत का जो संविधान का भाग है वो 3 है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है भाग 3 से ही कि यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको क्या कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल है आपका 32, इसको क्या कहा गया है, इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा बताया है, संविधान का हृदय बताया है, ठीक है। और भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि भाग 3 को कहा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान किसको कहा गया है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, वो कहा गया है 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है भाई, इसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये सारी बातें। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार आपने नाम सुना होगा, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। उस समय क्या था, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। मैंने बताया था अनुच्छेद 18 जो है इसके अंदर उपाधियों का अंत दिया गया है और कौन कौन सी उपाधियों का अंत दिया गया है, ये प्रीवियस वीडियो मैंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बता रखा है, तो बार बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर जो हुआ था, तो इसके अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। उसके बाद है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से देखो उच्च न्यायालयों से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपका मध्य प्रदेश है, MP, ठीक है, मध्य प्रदेश का कहाँ पे है, अब मध्य प्रदेश का बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें हमें भाई, जो भी कैंडिडेट अभी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके अंदर गलती करने के चांस ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों ने अभी भोपाल लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे मध्य प्रदेश का है, जैसे उत्तर प्रदेश का है, इनका क्या है खुद की कैपिटल में नहीं है, तो इसीलिए हम गलती करते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान है, भारत की जो सबसे सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39A में है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं आपके कमेंट नहीं ले रहा, कमेंट आपके हैं, मैं ओरली नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जो आपको कमेंट दिए गए हैं वो उन कमेंट का आंसर मैं आंसर के रूप में यानी कि लिखित रूप में ही दूंगा, ओरली किसी भी बच्चे का यहाँ पे नेम भी अनाउंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा नाम नहीं अनाउंस किया गया है, ऐसे है, तो थोड़ा सा आप इस बात को लेके
अपने मन को मायूस मत करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको हम लिखित रूप में ही आंसर देना अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी इस वीडियो को बाद में भी देखा जाएगा, कोई भी देखेगा तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। भारतीय संविधान की किस संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ये कनाडा पर आधारित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति है, जो 7वीं अनुसूची के अंदर वर्णन मिलता है भाई, जो शक्तियां डिवाइड की गई हैं, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कौन कौन सी शक्तियां थी और उसके बारे में बताया था कि 5 विषय कौन कौन से थे। ठीक है। तो वो सारे हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र कर रखा है, तो एक बार आप पूरी सीरीज देखते आएँ ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है, कोई भी एग्जाम हो तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हों। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो 6 सप्ताह के लिए टाइम पीरियड होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? ये अप्रभावी हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 40 है। ठीक है। ये भाग 4 के अंदर आता है, तो भाग 4 के अंदर आपके जो अनुच्छेद आते हैं वो 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 1942 के अंदर। उसके बाद है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे, दादा भाई नौरोजी थे, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। आपको बताया था दादा भाई नौरोजी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भी बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये उस समय थे JB कृपलानी जी। ठीक है, याद रखेंगे आप, JB कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो KC वहीयर का है। ये KC वहीयर का ये आपका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम है और यह एकात्मक अधिक है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय आपको पता है फिलीपींस के मनीला शहर में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है ये। बीरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये काले धन की निकासी के लिए है। ठीक है, बीरर बॉन्ड स्कीम, BBS। उसके बाद है ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर आपका। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1952 में किया गया था। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ है दोस्तों वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। उसके बाद है आपके कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलती से हो गए हैं आपके इसके अंदर, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम में ना आया हो। अब देखो, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये भारत सरकार का अधिनियम 1909 है, मार्ले मिंटो सुधार, जैसा ऊपर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 के अंदर है ये वर्णित। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्तीय जो समिति होती हैं, इसके अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 15 होते हैं, जबकि राज्यसभा से 7 होते हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद है राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखो, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिल गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1949 और 1866 के अंदर हुई थी। अब इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में है, यानी कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप कह सकते हो इलाहाबाद में है। कई बच्चे सोच रहे होंगे यूपी की राजधानी तो लखनऊ है, लखनऊ में क्यों नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा आपका ये डाउटफुल रहता है। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश वाला भी बता देता हूँ, अगर आपने कमेंट कर दिया अच्छी बात है। देखो, MP का जो आपका है वो है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। तो इस तरह से कुछ याद रखेंगे आप। और अगर आपकी से बात की जाए राजस्थान है, तो राजस्थान का कहाँ पे है? राजस्थान की जैसे राजधानी कौन सी है? जयपुर है, लेकिन जयपुर में नहीं है ये। ठीक है, तो जयपुर में नहीं है आपका राजस्थान का, तो राजस्थान का जोधपुर में है। जयपुर की बजाय कहाँ पे है? जोधपुर में है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो 39वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 1975 के अंदर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के बारे में मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 19 के अनुसार क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषय पर नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत
आयोजित की गई थी गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए भाई राज्य सूची के विषय कितने हैं, जैसे पहले 52 होते थे राज्य सूची के विषय, अब कितने घट गए हैं, घट के कितने हो गए हैं, 47 हो गए हैं। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि राज्य सूची के जो विषय हैं वो कितने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये आपकी भारत की जनता में ही निहित होती है, भारत की संप्रभुता। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम नेपाल है। उसके बाद है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। फिर क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो अमेरिका के अंदर की गई थी मूल अधिकारों को। ठीक है, और उसके बाद है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है? तो ये राज्यसभा कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोई नई सेवा का गठन करना है, चयन करना है, तो वो क्या कर सकती है? राज्यसभा इसके ऊपर विचार कर सके आपकी बना सकती है। तो 2/3 बहुमत से होगा ये पारित। उसके बाद है लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ वर्तमान के अंदर, भाई लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के अंदर कोई भी विपक्षी दल का जो नेता होगा ना, तो उसके लिए कम से कम उसको 1/10 सदस्य संख्या होनी चाहिए उस पार्टी के पास। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जैसे आपको पता है भाई 545 सीटें हैं लोकसभा की, तो यहाँ पे 55 सीटें होनी चाहिए 1/10 सदस्य के लिए, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें ही मिली है। तो इसीलिए 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा के अंदर कोई भी विपक्षी दल नहीं है। ठीक है, 17वीं लोकसभा में कितनी सीटें मिली है कांग्रेस को? 52 मिली है। ठीक है, तो ये किसको मिली है? INC को। कोई विपक्षी दल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 16वीं की। 16वीं लोकसभा के अंदर 44 सीटें मिली थी, ये भी कांग्रेस को मिली थी। तो उस समय भी 16वीं लोकसभा के अंदर भी कोई विपक्षी दल नहीं था। फिर हम बात कर रहे हैं 15वीं लोकसभा की। तो 15वीं लोकसभा के अंदर जो विपक्षी दल था वो विपक्षी दल था BJP, बहुमत का दल था कांग्रेस। और यहाँ पे जो BJP से विपक्ष का नेता कौन था? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी जो थी विपक्षी दल का नेता थी। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा से जो विपक्ष का दल का नेता है कांग्रेस की तरफ से है वो है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद। तो ये विपक्षी दल का नेता है। और जो विपक्षी दल का नेता होता है उसकी पावर, उसकी जो वेतन होते हैं, उसके जो भत्ते होते हैं, तो वो सारे के सारे किसके बराबर होते हैं? कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। ठीक है, और कब से हैं ये कैबिनेट मंत्री के बराबर? 1977 से हैं। ठीक है, 1977 से हैं ये सारी की सारी चीज़ें। भाई 1977 के अंदर जो संशोधन हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि जो एक विपक्षी दल का नेता होता है उसको जो भी वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, आवास योजना मिलेगी, जो भी उसको, वो सारी की सारी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जयलन यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका है आंसर आपका फजल अली की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये एक वैधानिक अधिकार है और इसको हटा दिया है संपत्ति के अधिकार को। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों को अभी हटा दिया है, उनकी संख्या जो 7 थी उनकी 7 से कम करके 6 कर दी गई है। और इसमें कौन सा अधिकार हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और इसको अब कहाँ रख दिया गया है? इसको अभी रख दिया गया है 300 क के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किस वर्ष संसद ने अपना असभ्यता यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से मान से सिविल संरक्षण अधिनियम के मान से पारित कर दिया था? 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन की बात है दोस्तों ये सारी की सारी। फिर हम बात कर रहे हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा इनको अधिक प्रभावशाली बनाया था वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही बनाया था। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं भारत में के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि सेकंड प्रीफरेंस मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर हुए थे, तो वो थे वी गिरी। तो वी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको द्वितीय पसंद यानी कि सेकंड प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त किया गया था, वी गिरी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 360 के अंदर की गई है। देखो दोस्तों, एक 352 होता है, ठीक है, इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल होता है, ये राष्ट्रपति शासन होता है, और ये इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है आपका। उसके बाद है नेशनल इमरजेंसी वाला 352 था, याद रखना। 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल फाइनेंस इमरजेंसी। उसके बाद है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान, याद रखेंगे आप, यानी कि हम सब सबसे पहले क्या है, भारतीय हैं। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था भैया आपका नागौर राजस्थान के अंदर। इससे आपको एक और क्वेश्चन याद आ गया, मैं बता देता हूँ एकल नागरिकता के संदर्भ में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता आपके भारत की है, अगर आपसे पूछा जाए कि एकल के बजाय जो आपकी दोहरी नागरिकता है वो कौन से देश की है, तो यूएसए की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए की दोहरी नागरिकता है। तो यूएसए का जो भी सदस्य होता है ना, वो कैसे होता है, जैसे मान के चलो उसके कोई स्टेट है और फिर वो आपका देश है, तो पहले वो स्टेट का होगा और फिर वो देश का होगा, इस तरह से होता है वो। ठीक है, यानी कि वो स्टेट का अलग से उसके पास सिटीजनशिप होगी और आपकी देश की अलग से सिटीजनशिप होगी। तो यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है। और जबकि मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड के अंदर तिहरी नागरिकता है। ठीक है, तिहरी नागरिकता है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे इन चीज़ों को भी। उसके बाद है लोकसभा के कोरम की कुल सदस्य संख्या कितना होती है? तो कोरम का मतलब पूछा जाए या आपसे पूछा जाए गणपूर्ति, तो लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति की जो सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? ये 1/10% होता है भाई, यानी कि टोटल जो सदस्य हैं उनका 1/10 होता है। तो इस तरह से आपकी इस वीडियो के हमने क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार जल्दी से जितने भी फ्रेंड्स हैं भाई वीडियो को लाइक कर दें, एक बार जल्दी से जितने फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें एक बार। तो आज का सेशन के अंदर अगर आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप कमेंट करें हमें, हम आपके सारे के सारे कमेंट अभी लेंगे। तो जो भी आप कमेंट करेंगे उन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। तो हमारी ये तीसरी वीडियो कंप्लीट हो गई है 1500 प्लस क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से बताएं आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, एक बार जल्दी से बताएं भाई कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, ओके, तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।